गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जो हमने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चंस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पढ़ा है उसमें से पूजन नाम के स्टूडेंट्स ने मुझे क्वेश्चन पूछा है कि डेनियल सेल में अगर जो सॉल्ट ब्रिज हमने रखा हुआ है वहाँ पर NH4NO3 का रोल क्या है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ एमोनियम नाइट्रेट इन सॉल्ट ब्रिज, एंड if we have any other solution that can we or the question is that can we use any other solution except NH4NO3। तो उसका आंसर मैं आपके सामने देने जा रहा हूँ कि NH4NO3 का रोल क्या है। हमें सॉल्ट ब्रिज में इस तरीके का सॉल्यूशन यूज़ करना है जिसका जो कोएफिशिएंट है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1:1 हो, मीन्स NH4 + 1 and NO3 - 1. 1:1 is the stoichiometric coefficient of NH4NO3. So we have to use such type of solution which has this type of same stoichiometric coefficient and it is most necessary to become 1:1. दूसरा NH4NO3 का रोल क्या है, तो NH4NO3 का जो रोल है वो क्लियर है कि वो जो फ्लो है SO4 2- का वो NH4NO3 की वजह से राइट टू लेफ्ट जा रहा है। अगर समझ लीजिए NH4NO3 के ऑप्शन में हम KNO3 का यूज़ भी कर सकते हैं, KCl का यूज़ भी हम कर सकते हैं, बट अगर डेनियल सेल में कॉपर सल्फेट के अलावा अगर हमने AgNO3 का सॉल्यूशन लिया तो हम KCl का यूज़ नहीं कर सकते। टैलेंटेड स्टूडेंट्स मेरी बात समझ जाएंगे, ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम KCl का यूज़ करेंगे और वहाँ पर AgNO3 है तो Ag और Cl उन दोनों के बीच में प्रोसेस हो जाएगी और वहाँ पर प्रेसिपिटेशन AgCl का हो जाएगा। सो हमें इस तरीके का सॉल्यूशन यूज़ करना है कि सॉल्ट ब्रिज में जो सॉल्यूशन है ताकि वो जो बीकर में सॉल्यूशन रखा हुआ है उसके साथ प्रोसेस तो नहीं करे। so इसीलिए NH4NO3 का ये रोल है और उसके जगह हम इस तरीके का सॉल्यूशन का यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन विच वॉज आस्क्ड बाय स्टूडेंट्स दैट वी विल डिस्कस दिस पॉइंट। अगर आपके माइंड में भी कोई क्वेश्चन रेगुलर शेड्यूल में आता है तो आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपके नाम के साथ वो बोलूँगा कि आपका ये डाउट्स है और इसका डाउट्स का सॉल्यूशन ये है ताकि दूसरे स्टूडेंट्स भी वो समझ सके। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन जो हमारे माइंड में अभी खड़ा हुआ है, आज का जो मैं क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ वो आपको टेक्स्ट बुक में नहीं मिलने वाला है, बट ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बेस पर रहेगा। और आप सब लोग ध्यान से सुनिएगा कि न्यूमेरिकल जो सभी के सभी न्यूमेरिकल है ना वो मेरे प्योर आज के लेक्चर पर डिपेंडेंट है। आज का लेक्चर जो स्टूडेंट्स क्लियर नहीं कर पाएगा वो न्यूमेरिकल ठीक से नहीं सोल्व कर पाएगा। आज का क्वेश्चन का इंटेंस मैंने आपको यस्टरडे प्लान किया हुआ था कि हाइड्रोजन सेल है उसका पोटेंशियल हमने 0 वोल्ट एक्सेप्ट किया हुआ है, तो 0 क्यों? द क्वेश्चन अराइज इन अवर माइंड व्हाई वी आर एक्सेप्टिंग द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इज 0। ये क्वेश्चन का आंसर मैं आप सबको आज देने वाला हूँ, बट उसका सॉल्यूशन किस तरीके से हम करेंगे वो अच्छी तरीके से आपको समझना है। आज का जो आपका होमवर्क शेड्यूल रहेगा रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए वो सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस्ड रहेगा, क्योंकि आज मैं कोई दूसरी इमेज टेक्सुअल आपको भेजने वाला नहीं हूँ। सो ओके, वी विल लर्न दैट हाउ कैन वी फाइंड द पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल। जस्ट वी विल फोकस ऑन द बोर्ड। हाउ कैन वी फाइंड द पोटेंशियल ऑफ स्टैंडर्ड हाफ सेल, उसको किस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं? तो देखिए आंसर हम समझते हैं। फॉर द कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल अगर हमें समझना है देन वी विल connect the half cell with standard hydrogen cell. So if we want to find standard potential of half cell then we have to connect this half cell with standard hydrogen cell in presence of salt bridge and potentiometer. So in presence of potentiometer and salt bridge we can easily find the potential of standard half cell. अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, समझ लीजिए अभी मैं आपको एक्सपेरिमेंट समझाने जा रहा हूँ। देखिए एक्सपेरिमेंट नंबर 1, मैं एक सेल ले रहा हूँ यहाँ पर जिंक का हाफ सेल और दूसरा मेरे पास है हाइड्रोजन। समझ लीजिए कि मुझे जिंक का पोटेंशियल फाइंड करना है, तो मैं जिंक को किसके साथ कनेक्ट कर रहा हूँ? हाइड्रोजन के साथ। ओके, वेरी गुड। चलो हमारे पास पोटेंशियल फाइंड करने की फॉर्मूला कौन सी है? हमारे पास फॉर्मूला है ऑक्सीडेशन ऑफ एनोड माइनस ऑक्सीडेशन ऑफ कैथोड, और इसके अलावा हम ऐसी फॉर्मूला भी ले सकते हैं कि रिडक्शन ऑफ कैथोड
माइनस रिडक्शन ऑफ एनोड। अभी समझ लीजिए कि जिंक और हाइड्रोजन को हम दोनों को हमने कनेक्ट कर लिया। समझ लीजिए कि आंसर पोटेंशियोमीटर का आ गया यहाँ पर 0.76 वोल्ट। ठीक है, आंसर क्या आया पोटेंशियोमीटर का 0.76। इस पोटेंशियल में एनोड का भी रोल है और कैथोड का भी रोल है, ये तो हमें फॉर्मूला से पता चलता है। ओके, अभी हम जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसमें हमें ऐसा मालूम पड़ रहा है कि उस एक्सपेरिमेंट में जो जिंक का मास है ना, आफ्टर 5 मिनट जब हम डेनियल सेल में हमने कहा था जिंक और कॉपर का मास करेंगे स्ट्रिप का, तो जिंक का मास डिक्रीज हो रहा है। उसका मतलब क्या हुआ, जिंक एनोड के तौर पर वर्क कर रहा है। तो देख लीजिए ये जिंक वाला हमारा सेल है, ऑक्सीडेशन ऑफ एनोड, एनोड है ये जिंक। और हमने पता है कि हाइड्रोजन का पोटेंशियल तो हमने जीरो एक्सेप्ट किया हुआ है, तो ये हमारे पास रह गया जीरो, तो ये चला गया। तो इसके इस फॉर्मूला के तौर पर हमने यहाँ पर सीखा कि जो जिंक का पोटेंशियल है वो कितना हमको मिल रहा है, 0.76 वोल्ट। पूरा 76 आया, 0.76 पर हाइड्रोजन का जीरो हमने एक्सेप्ट किया हुआ है, तो हमारे पास जो जिंक का आंसर आया वो कितना आंसर आया, 0.76 वोल्ट। सो ये हमारा पहला एक्सपेरिमेंट रह रहा है कि जिंक का हमने पोटेंशियल फाइंड किया। देखिए हमारा दूसरा एक्सपेरिमेंट, अगर हम हाइड्रोजन वर्सेस कॉपर को लेकर जा रहा है। एक हमने डेनियल सेल में जिस तरीके से एक्सपेरिमेंट किया था, जिंक की जगह अभी हम ले रहे हैं यहाँ पर हाइड्रोजन। हमारे पास फॉर्मूला सेम रहेगी, ऑक्सीडेशन ऑफ एनोड माइनस ऑक्सीडेशन ऑफ कैथोड। ठीक है, अभी देखिए इसका जो आंसर हमारे पास आ रहा है वो क्या है। पर आंसर के पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि हाइड्रोजन और कॉपर में से कौन एनोड रहेगा कौन कैथोड रहेगा। तो ये जो एक्सपेरिमेंट होता है उसमें कॉपर की स्ट्रिप का मास इंक्रीज हो रहा है। अगर कॉपर की स्ट्रिप का मास इंक्रीज हो रहा है उसका मतलब क्या हुआ पता है, ये कॉपर एक कैथोड की तरह के एक्ट करेगा और हाइड्रोजन एनोड रहेगा। ठीक है, और ये पोटेंशियोमीटर में जो आंसर आया वो आया 0.34। अभी हाइड्रोजन एनोड है तो ये जीरो हो गया, और कैथोड हमको फाइंड करना है कॉपर का, तो ये हो गया कॉपर, कैथोड यहाँ पर ले लिया। तो देखिए फाइनल आंसर क्या आ गया, ऑक्सीडेशन ऑफ कैथोड इज इक्वल टू माइनस 0.34 वोल्ट। तो कॉपर का पोटेंशियल हमें मिल गया माइनस 0.34 वोल्ट। ये हमारा दूसरा एक्सपेरिमेंट आगे बढ़ रहा है। अभी मैंने जो ऐसा बोला कि हाइड्रोजन का हमने जीरो एक्सेप्ट किया, ठीक है, अभी मैं उसको प्रूव कर रहा हूँ क्यों जीरो हो रहा है। देखिए तीसरा एक्सपेरिमेंट लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। तीसरा एक्सपेरिमेंट आगे बढ़ रहा है जिंक और कॉपर के बीच में। देखिए थियरी क्या कहती है, अभी मैं एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा हूँ, ऐसे ही सोच रहा हूँ। देखिए ऑक्सीडेशन ऑफ एनोड माइनस ऑक्सीडेशन ऑफ कैथोड, ये फॉर्मूला है। अभी देखिए एनोड का जिंक एनोड के तौर पर एक्ट करेगा, कॉपर कैथोड रहेगा। तो देखिए जिंक का पोटेंशियल कितना रहा यहाँ पर 0.76 माइनस, देखिए कॉपर का पोटेंशियल कितना रहा यहाँ पर माइनस 0.34। ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये आंसर आ गया यहाँ पर 1.1 वोल्ट। अगर हम जिंक और कॉपर को ये दोनों एक्सपेरिमेंट के तौर पर विदाउट एक्सपेरिमेंट फाइंड करते हैं तो हमें आंसर मिल रहा है स्टूडेंट्स 1.1 वोल्ट। ठीक है, और अब मैं डेनियल सेल का एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूँ। अगर मैं डेनियल सेल का एक्सपेरिमेंट करता हूँ तो मुझे पोटेंशियोमीटर के द्वारा पोटेंशियल मिलता है 1.1 वोल्ट, यानी कि एक्सपेरिमेंट भी 1.1 वोल्ट मिला और ये भी हमें 1.1 वोल्ट मिला। इसका मतलब क्या है कि माइनस 0.34 हमें मिला वो राइट है, और ये 0.76 मिला वो भी राइट है। पर ये 0.76 और ये माइनस 0.34 मिला वो किस तरीके से मिला, क्योंकि इसको हमने जीरो एक्सेप्ट किया हुआ था, तो उसका मतलब क्या हुआ, ये जीरो भी राइट है। समझ गए आप। तो मैंने आपको बहुत ही बड़ी चैलेंज यहाँ पर एक्सेप्ट की हुई थी कि उसका पोटेंशियल जीरो हम किस तरीके से एक्सेप्ट करने वाला है। तो जीरो हमने प्रूफ कर दिया, क्योंकि ये राइट है, ये राइट है, ये राइट है, तो जीरो भी राइट ही होगा। इसीलिए हाइड्रोजन का पोटेंशियल 0 वोल्ट जो हमने एक्सेप्ट किया हुआ था वो हमने प्रूफ कर दिया, और मैंने आपको मेथड समझा दी कि किस तरीके से हम स्टैंडर्ड हाफ सेल का पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। सो इफ वी वांट टू फाइंड द पोटेंशियल ऑफ स्टैंडर्ड हाफ सेल देन वी हैव टू कनेक्ट दिस हाफ सेल विद स्टैंडर्ड हाइड्रोजन सेल। With the help of Salt-Bridge and potentiometer, then we can easily find the potential of other standard half cell except hydrogen cell। तो हमारे पास ये एक्सपेरिमेंट आपके सामने रहा, बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन किया है। फिर भी मैं आपको तीनों एक्सपेरिमेंट डिसाइड करके फिर से समझाता हूँ। देखिए कि पहले मैंने एक्सपेरिमेंट में क्या किया,
पहला एक्सपेरिमेंट मेरा था, मैंने एक जिंक का पोटेंशियल फाइंड करने के लिए जिंक हाफ सेल लिया, उसको कनेक्ट किया हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, जिंक की स्ट्रिप में डिक्रीज हुआ, यानी वो एनोड के तौर पर एक्ट कर रहा है। ऑक्सीडेशन ऑफ एनोड माइनस ऑक्सीडेशन ऑफ कैथोड की मैंने फॉर्मूला ली, मुझे पूरा आंसर मिल गया 0.76। इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन का जो जीरो है तो जिंक का आंसर 0.76 आया, पूरा पोटेंशियोमीटर का आंसर वो जिंक का आंसर रहेगा। तो हमें मालूम पड़ गया कि ये पोटेंशियल 0.76 वोल्ट हमें मिल चुका है। ठीक है, वो हमारा रहा एक्सपेरिमेंट नंबर 1। दूसरा एक्सपेरिमेंट हमने क्या किया, हाइड्रोजन का कनेक्शन हमने कर दिया कॉपर के साथ, आंसर हमें मिला 0.34, बट इसमें हाइड्रोजन एनोड हो रहा है और कॉपर कैथोड हो रहा है, इसलिए कॉपर का आंसर मिल गया हमें -0.34। तो जिंक का 0.76, कॉपर का -0.34। तीसरा एक्सपेरिमेंट हमने डेनियल सेल किया, उसमें हमें पता है जिंक एनोड ही रहेगा, कॉपर कैथोड रहेगा, दोनों को कनेक्ट कर लिया, थियोरी के तौर पर आंसर मिला 1.1। समझ लीजिए अगर वो 1.1 आंसर आया और हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, देखते हैं वो कितना आता है आंसर, वो भी 1.1 आया, इसका मतलब क्या है, ये जो -0.34 है वो भी राइट है, 0.76 है वो भी राइट है, तो जीरो भी राइट है। तो मैंने आपको प्रूफ कर दिया कि हाइड्रोजन हाफ सेल का पोटेंशियल क्यों हमने 0 वोल्ट लिया था। दैट्स व्हाई वी आर एक्सप्लेनिंग दैट वी आर एक्सेप्टिंग दैट पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन सेल इज 0। तो आज मैंने आप सबको ये टेक्निक यहाँ पर सोल्व करवाई है कि किसी भी हाफ सेल का पोटेंशियल अगर हमें फाइंड करना है तो हमें कौन सा एक्सपेरिमेंट करना होगा। ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल? सो इफ यू वांट टू फाइंड द potential of other half cell except hydrogen cell, then we have to connect it with standard hydrogen cell with potentiometer in presence of salt bridge, then we can easily find the potential of other half cell, because the potential of standard hydrogen cell must be the 0. We are accepting this, but we have proved now this important point that why पोटेंशियल ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन सेल इज 0। आप सबको आज ये कॉन्सेप्ट जो किया हुआ है वो न्यूमेरिकल के लिए बहुत ही वर्क करेगा, बहुत ही काम का है। आपको होमवर्क आज कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ ये कॉन्सेप्ट बुक में लिख देना है। आज का होमवर्क आपके लिए कुछ भी नहीं रहेगा, बट आपको ये फॉर्मूला और किस तरीके से हमने प्रूफ किया है ये वीडियो बारी बारी देखकर अच्छी तरीके से समझ लेना है और कॉन्सेप्ट बुक में ये लिख लेना है। होमवर्क के तौर पर नहीं, पर कॉन्सेप्ट बुक में आपके पास ये डेटा लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं और अगली बार कल हम इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। थैंक्स।